દેવઋષિ નારદ જયંતિના પાવન અવસરે વિશ્વ સંવાદ કેન્દ્રની આગવી પરંપરા અનુસાર પત્રકાર સન્માન સમારોહ યોજવામાં આવ્યો, જેમાં ઘણા નામી પત્રકારોને તેમના આગવા કાર્યો માટે એવોર્ડથી સન્માનિત કરાયા। આ કાર્યક્રમમાં વરિષ્ઠ સલાહકાર સંપાદક અશોક શ્રીવાસ્તવ, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના અધ્યક્ષ શૈલેષ પટેલ, વિશ્વ સંવાદ કેન્દ્રના ટ્રસ્ટી વિજય ઠાકર તેમજ અન્ય પત્રકારત્વ જગતના અતિથિઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। પત્રકારત્વ જગતનો એક જાણીતો ચહેરો અને આજે નારદ જયંતિ છે ત્યારે અશોક શ્રીવાસ્તવ કે જેઓ એક વરિષ્ઠ સંપાદક, सलाहकार और लेखक है तो अपनी साथ है तेमनी साथे बात करीशू। सर पहले तो गुजरात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत सर आज जो बातें हुई यहाँ पे खास करके आज नारद जयंती है, उसी के दिन आज ये पत्रकार सम्मान समारोह है, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए ये एक अच्छा प्रयास है, खास करके जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं उनको एक सम्मान मिलता है तो अच्छा लगता है। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात है कि मैं ये मानता हूँ कि मैंने जैसे अपने भाषण में भी कहा कि नैरेटिव की इस वक्त देश में लड़ाई चल रही है। आप नैरेटिव देखेंगे तो नारद मुनि को हमने अब तक किस रूप में देखा, आप फिल्मों में हम नारद मुनि को किस रूप में दिखाते रहे। नारद मुनि देश के, दुनिया के सबसे पहले पत्रकार थे, लेकिन नारद मुनि को इस तरह से फिल्मों में दिखाया गया कि नारद मुनि इधर उधर लगाते हैं, आग लगाते हैं, इधर भड़काते हैं, उधर भड़काते हैं, ऐसा नहीं था। तो ये नैरेटिव की लड़ाई है कि नारद मुनि क्या थे, उनको हमने देवऋषि नारद मुनि को क्या बना दिया, क्योंकि इसमें पत्रकारों की, मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो राष्ट्रवादी पत्रकारिता कर रहे हैं उनको ये सम्मान मिला, और जो अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, क्योंकि आज देश में पॉजिटिव पत्रकारिता की भी बहुत ज़रूरत है। सरकार के खिलाफ आप नेगेटिव रहिए, लेकिन पत्रकारिता आपकी पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो सबको जिनको सम्मान मिला उनको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार उनको। सर आज खास करके स्वतंत्र पत्रकारिता के बारे में बात की गई, तो आपको क्या लगता है आज की जो पत्रकारिता है उसके लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए ऐसा है कि ये एक फेक नैरेटिव है कि भारत में पत्रकारिता करने के लिए आज़ादी नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि आज जितनी आज़ादी है उतनी कभी नहीं थी। आज जो लोग चैनल में नहीं है, जो अखबारों में नहीं है, किसी अखबार में नहीं है, वो आज यूट्यूब जैसे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बात धड़ल्ले से रखते हैं, उनको कोई नहीं रोकता। और मैं तो फिर कहता हूँ कि इस देश में प्रधानमंत्री की मौत की दुआ मांगने वाले पत्रकार भी हैं, जो सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री की मौत की दुआ मांगते हैं, जो गृह मंत्री के बीमार पड़ने पर खुशी मनाते हैं, जो भारत के टुकड़े होने की बात करते हैं। ऐसे पत्रकार भी देश में पत्रकारिता आज भी कर रहे हैं। तो देश में मीडिया पूरी तरह से आज़ाद है। मैं इंटरनेशनल एजेंसी हूं या देश में कुछ सो कॉल्ड पत्रकार जिनको लगता है कि 2014 के बाद उनकी आज़ादी छिन गई, क्योंकि उनकी जो आज़ादी थी उनकी शायद कुछ और आज़ादी थी, वो छिन गई है। तो मैं उनके इस नैरेटिव को बिल्कुल झूठा मानता हूँ, फेक मानता हूँ, और मुझे लगता है जनता को इसके प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के ज़माने में टेलीविज़न कहीं दब सा गया ऐसा लगता है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इसमें कोई दौर आया नहीं कि सोशल मीडिया आज डोमिनेंट है, और ऐसा पर दौर हर समय आता है। जब टेलीविज़न मीडिया आया था 24 घंटे का, तो बहुत से लोगों को लगता था कि शायद अखबार ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अखबारों की प्रासंगिकता आज भी है। उसी तरह से मुझे लगता है टीवी की प्रासंगिकता तो बनी रहेगी, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया ने चुनौती अलग खड़ी कर दी है। तो आज टेलीविज़न को सोशल मीडिया के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। नहीं चलेंगे, सोशल मीडिया को नहीं समझेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया दरअसल जनता जो सोच रही है, जनता का एक रिफ्लेक्शन है। तो अगर आप आज सोशल मीडिया के साथ चलकर नहीं चलेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। और मैं ये मानता हूँ ये सोशल मीडिया की ताकत है कि एक समय में पत्रकारिता में कहा जाता था कि राष्ट्र की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कहते थे कि पत्रकार का तो कोई राष्ट्र नहीं होता, वो तो राष्ट्र की सीमाओं से परे होता है। लेकिन कंट्रोल जो है देश की जनता के हाथ में, वो एक बड़ी बात है। आज की जनरेशन जो इस फील्ड में आ रही है, पत्रकारिता की फील्ड में, वो खास करके टेलीविज़न में जाना चाहती है, उसका क्रेज़ है आजकल। और इसी बीच में प्रिंट मीडिया कहीं खो सा गया है, तो आप यंग जनरेशन को क्या कहोगे इसके बारे में? देखिए मैं क्योंकि थोड़ा पुराने ज़माने का पत्रकार हूँ, इसलिए मैं यंग जनरेशन को ये कहता हूँ कि आप टेलीविज़न में आइए, ग्लैमर, पैसा सब टेलीविज़न में है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप
ट्रेनिंग जो है अखबारों में ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अखबारों में एक डेस्क नाम की चीज़ होती है जहाँ पर आप सही गलत और तथ्यों की जांच पड़ताल कर लेते हैं। टीवी में क्या है कि टीवी में सबसे पहले की एक होड़ है, उस सबसे पहले की होड़ में कई बार आप फेक न्यूज़ दे देते हैं, कई बार आप जल्दी से जो खबर नहीं होती दे देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ थोड़ी सी ट्रेनिंग ज़रूरी है अखबारों में, और बाकी सिर्फ ग्लैमर देख कर न आए, क्योंकि ये काम बड़ा मेहनत का भी है। और दूसरी बात मैं फिर कहता हूँ कि आप पत्रकारिता कैसी भी करें, सरकार के खिलाफ करें, सरकार के विरोध में जा पे करें, लेकिन सरकार की खिलाफत करते करते देश के खिलाफ ना चले जाएं, इस बात को ध्यान रखें। बड़े से सारे पत्रकार जो कश्मीर में पत्रकारिता करते हैं वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों की आवाज़ बन जाते हैं, भारत विरोधियों की। तो ऐसा नहीं करें, इस बात को ध्यान रखें कि भारत आपकी पत्रकारिता से देश को नुकसान ना हो। सरकार के खिलाफ जमकर आवाज़ उठाएं पर देश के खिलाफ नहीं। आपने कहा कि गुजरात में काम करते वक्त आपको अच्छे और बुरे दोनों तरीके के अनुभव हुए। ऐसा कोई अनुभव जो आपको जीवन भर याद रहेगा? ऐसा कोई अनुभव, इस तरह का अनुभव तो नहीं कह सकता जो जीवन भर याद रहेगा, लेकिन हाँ मुझे इतना याद है कि गुजरात में जब भी मैं रिपोर्टिंग करने आया मैंने यहाँ बहुत दोस्त बनाए। और जैसे यहाँ का खाना मीठा होता है वैसे यहाँ के लोग भी बड़े मीठे होते हैं, बोली मीठी है, लोग बहुत प्यार से मिलते थे। लेकिन एक बात ज़रूर मैंने देखी, यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा इस सेंस में मैं बता रहा हूँ कि यहाँ चुनाव में जब 2017 के चुनाव में आया था तो किस तरह से यहाँ पर चुनाव में सारी हवा बदली। चुनाव में कैसे जब नरेंद्र मोदी ने एंटर किया तो नरेंद्र मोदी के एंटर करने के बाद कैसे गुजरात की हवा बदली, वो मैंने महसूस होते हुए देखा। और अगर आप कहेंगे याद रहने वाली बात, तो शायद वो 2014 का मेरा इंटरव्यू सबसे बड़ी बात है, जो 2014 में मैंने यहाँ इंटरव्यू लिया था, और वो जो राष्ट्रीय सुर्खियाँ बन गया, जिसके ऊपर देश के टेलीविज़न चैनल्स में जो है लगभग 10 दिन तक डिबेट होती रही। और उस इंटरव्यू को लेकर मैं मानता हूँ जब मैं गुजरात आया, वो इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई, क्योंकि मैंने उस समय बहुत बुरा दौर भी देखा। 3 महीने तक मुझे शंट कर दिया गया था, मुझे उस अपराध की सज़ा दी जा रही थी जो पत्रकारिता जिसको कहते हैं, तो मुझे उसकी सज़ा भी मिली। और लेकिन उसके बाद में मैंने उसको एंजॉय भी किया, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़िंदगी में ऐसे दौर आते हैं कि जब आप बिल्कुल घिर जाते हैं। और वो दौर था जब मैं गुजरात से गया दिल्ली में तो घिर गया था, लेकिन ईश्वर की दया से, ईश्वर की कृपा से आज वो स्थिति नहीं है। विधानसभा इलेक्शन आ रहा है, तो अभी जिस तरीके से आम आदमी का भी दबदबा कहीं गुजरात में दिख रहा है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हो, उसका फ्यूचर कैसे देख रहे हो? मुझे लगता है गुजरात में आम आदमी पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है। मैंने जितनी गुजरात में रिपोर्टिंग की है, जितना मैंने गुजरात को समझा है, मुझे नहीं लगता कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी की दाल गलने वाली है। देखिए, अरविंद केजरीवाल वहाँ पे मजबूत होते हैं जहाँ पर कांग्रेस बहुत कमज़ोर हो जाती है, वो कांग्रेस की स्पेस ले लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि गुजरात में कांग्रेस इतनी कमज़ोर हो गई है कि अरविंद केजरीवाल उसकी जगह ले लेंगे। हाँ, कुछ पॉकेट्स में, कुछ सीट्स पर ऐसा हो सकता है जहां कांग्रेस वाकई में बहुत कमज़ोर हो, तो वहां बीजेपी विरोधी वोट जो है आम आदमी पार्टी को मिल जाए। लेकिन मैं मानता हूं गुजरात में आम आदमी पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है। और दूसरी बात है, आम आदमी पार्टी अभी पंजाब में चुनाव जीती, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि पंजाब में बीजेपी बहुत कमज़ोर है। कांग्रेस और अकालियों ने जो करप्शन किया, लोग उसकी सज़ा देना चाहते थे, इसलिए उनके पास एकमात्र विकल्प आम आदमी पार्टी था। लेकिन गुजरात में ऐसी स्थिति नहीं है, और मुझे लगता है पंजाब के चुनाव से आम आदमी पार्टी अब एक्सपोज होना शुरू होगी, क्योंकि कब तक आप फ्री की चीज़ें बांट करके जो है वो सरकार में आए, और कब तक सरकार आपकी फ्री की चीज़ें बांटती रहेगी, ये कोई राजनीति ये हो नहीं सकती देश हित की। तो मुझे लगता है वो एक्सपोज होंगे, और गुजरात में मुझे उनका कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। येलो जर्नलिज्म के बारे में भी अभी अध्यापक जो है वो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। येलो जर्नलिज्म के बारे में क्या कहेंगे, और ख़ास करके ये जो भी राष्ट्रवाद की भी बातें होती है, और साथ में जो नेगेटिव जर्नलिज्म कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, येलो जर्नलिज्म है, और मैं मानता हूँ येलो जर्नलिज्म से ज़्यादा बड़ा ख़तरा आज फेक पत्रकारिता से है, और बाहर एक जो फेक नैरेटिव से है। मैं आपको ये बताऊँ, इस देश में एक ऐसा चैनल है, अगर मुझे नाम भी लेना हो मुझे कोई हर्ज नहीं है, एनडीटीवी चैनल ने आईएसआई के आतंकियों को एक्टिविस्ट कहा था। क्या आप ये यकीन कर सकती हैं? एक तो ये नैरेटिव है कि भाई कश्मीर में आतंकवादियों को आप आतंकवादी नहीं कहते, आप उनको कहते हैं कि ये जो है ये अतिवादी हैं, ये जो हैं ये मतलब आतंकवादी वहाँ उनके लिए शब्द इस्तेमाल ही नहीं होता, मिलिटेंट कहते हैं। उसी तरह से आप आईसिस के आतंकियों को आप एक्टिविस्ट कहें, ये ख़तरनाक है। कैसे जहर आप बोल रहे हैं। इस देश में गोकशी यानी कि गाय को मारना, गाय का वध करना खाने के लिए पाप है, अपराध है। मतलब पाप क्या आप कहेंगे, अपराध है, सीधा सीधा कानूनन जुर्म है। लेकिन गाय उठा करके काटने वाले को आप कैटल लिफ्टर कहते हैं, तो ये खतरनाक है इस तरह की पत्रकारिता।
तो मुझे लगता है येलो जर्नलिज्म से ज़्यादा खतरनाक ये पत्रकारिता है, क्योंकि ये जहर बोती है आपके दिमाग में। ये आपको बताती है कि कश्मीर फाइल फिल्म अगर बन रही है, उसमें अगर दिखा रहे हैं हिंदुओं को वहाँ से निकाला गया, तो ये झूठ है। ये पत्रकारिता खतरनाक है। तो इस तरह की पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए। फेक न्यूज़ से बचने की ज़रूरत है, और साथ साथ मुझे लगता है इस तरह की पत्रकारिता से, जो एजेंडा ड्रिवन पत्रकारिता, उससे बचने की ज़रूरत है। सर बहुत सारे प्रश्न अभी है, समय कम है, तो आपने जो हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। તો આ હતા અશોક શ્રીવાસ્તવ કે જેમણે પત્રકારિતામાં તેમનો જે સમય આપ્યો અને અત્યાર સુધીના તેમના કરિયરને લઈને તેમના જે અનુભવો હતા તે આજે શેર કર્યા. કેમેરામેન મેહુલ સોલંકી સાથે ભૂમિકા વાલસુર, અમદાવાદ. સુરતના વરાછા વિસ્તારમાં ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરતી દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીનીએ દોડ સ્પર્ધામાં સમગ્ર રાજ્યમાં પ્રથમ ક્રમાંક આવતા ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો હતો, જેને લઈને ખેલ મંત્રી હર્ષ સંઘવી યુવતી અને તેના પરિવારને મળવા પહોંચ્યા હતા અને તમામ લોકોને શુભેચ્છા સાથે અભિનંદન પણ પાઠવ્યા હતા.